हेलो। आज की कहानी सरकार का समर्थक जर्मनी। इसे सिगफ्रिड लेंज ने लिखा है। सिगफ्रिड लेंज का जन्म 1926 में हुआ। लेखन के प्रारंभिक दिनों में लेंज ने पत्रकार के रूप में कार्य किया। बाद में छोटी कहानी की विधा पर उन्होंने विशेष अधिकार बनाया। इनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास द जर्मन लेसन है। प्रस्तुत कहानी सरकार का समर्थक किसी भी ऐसे देश की कहानी हो सकती है जहां प्रतिरोध के स्वर और सत्य को दबाने के लिए दमनकारी शक्ति का उपयोग किया जाता हो। सरकार का समर्थक उन लोगों ने निमंत्रण पत्र भेजकर पत्रकारों को न्योता दिया था कि सप्ताहांत पर वे आएं और सवै अपनी आंखों से देखें कि सरकार के प्रति जनता का समर्थन कितना जबरदस्त है। शायद वे साबित करना चाहते थे कि उस अशांत प्रदेश के बारे में जो कुछ लिखा जा रहा था वह सब झूठ था। किसी को भी वहां टॉर्चर नहीं किया जा रहा था। गरीबी पूरी तरह हट चुकी थी और सबसे जरूरी, स्वतंत्रता संग्राम जैसी किसी आग का कोई नामो निशान तक वहां मौजूद नहीं था। लिहाजा काफी शालीनता के साथ उन्होंने हमें बुलाया और जब निर्धारित समय पर ओपेरा हाउस की बिल्डिंग के पिछवाड़े में हम पहुंचे तो संभ्रांत वेशभूषा वाले एक मृदुभाषी अधिकारी ने हमारी आगवानी की। फिर वह हमें अपने साथ सरकारी बस की ओर ले चला। बस के भीतर ताजे वार्निश और महंगे चमड़े की गंध थी। स्पीकर पर हल्का हल्का संगीत बज रहा था। बस चली तो उस अधिकारी ने क्लिप पर टंगा माइक्रोफोन निकाला और उसकी चमकदार जाली जो अपने नाखूनों से खरोंच कर साफ करते हुए विनम्रता पूर्वक दोबारा हम सबका स्वागत किया। मेरा नाम गौरिक है। ऐसे स्वर में संकोच था। फिर एक के बाद एक उसने शहर के मुख्य आकर्षणों के नाम दोहराए, वहां के सार्वजनिक पारों की संख्या का ब्यौरा दिया और उंगली के इशारे से हमें यह जानकारी दी कि सामने पहाड़ी पर जहां धूप दिखाई देती है वहां सरकार एक आदर्श आवासीय कॉलोनी का निर्माण करने वाली है। शहर से बाहर निकलने के बाद सड़क दो शाखों में बंट गई और हम घूमकर समुद्र के विपरीत दिशा में प्रदेश के अंदरूनी इलाके की ओर बढ़ गए, जहां पथरीले मैदान और मटमैली खाइयां थीं। घाटी के निचले सपाट हिस्से पर कुछ दूर जाने के बाद हमने सूखी नदी पर बने एक पुल को पार किया, जहां जहां एक नौजवान सिपाही अपने हाथ में एक हल्की सब मशीन गन थामे लापरवाही से खड़ा था। हमें देखकर उसने जिंदा दिली से हाथ हिलाया। सूखी नदी की तलहटी में गोल गोल चिकने पत्थरों के बीच में दो सिपाही और खड़े थे। गार्के ने बताया कि वह इलाका निशानेबाजी की ट्रेनिंग के लिए काफी लोकप्रिय था। लंबे टेढ़े मेढ़े रास्तों के ऊपर चढ़ते हम एक गर्म और खुशक मैदान में निकल आए। खिड़की से भीतर आती खड़िया की चूरे जैसे महीन धूल से हमारी आंखें जलने लगी और होठों पर खड़िया का सा स्वाद उभर आया। हमने अपने कोट उतार दिए। सिर्फ गोरेक अपना कोट पहने रहा। उसने अभी भी माइक्रोफोन हाथ में पकड़ा हुआ था और सौम्य आवाज में वह इन बेजान बंजर मैदानों में पैदावार उगाने की सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहा था। मैंने देखा, मेरे साथ बैठे शख्स ने अपना सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली थी। उसके होठ चिकनी मिट्टी से पीले होकर सूख गए थे और सामने चमकदार रेलिंग पर कसे उसके हाथों पर नीली नसें उभर आई थी। मैंने उसे कोहनी मारकर उठा देने की सोची, क्योंकि रियर व्यू के शीशे में से दिखाई देती गारेक की आंखें रह रहकर हम दोनों पर ठहर जाती थी। लेकिन अभी मैं इस तजवीज के बारे में सोच ही रहा था कि गारेक उठा और मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ सीटों के बीच के पतले गलियारे से होता हुआ वो सबको पुआल की बनी टोपियां और बर्फीली कोल्ड ड्रिंक्स के गिलास बांटने लगा। दोपहर के आसपास हम एक गांव से गुजरे। यहाँ सभी खिड़कियां लकड़ी की पेटियों से जोड़े गए तख्तों पर कील ठोक कर बंद कर दी गई थी। टहनियों को गूंथकर बनाई गई मेंढे जगह जगह आंधी से टूट चुकी थी और साबुत सलामत हिस्सों में अनगिनत सुराख नजर आते थे। सपाट छतें वीरान थी और कहीं भी कपड़े नहीं सूख रहे थे। कुआं पतरे से ढका हुआ था और ताज्जुब की बात है कि हमारे पीछे कहीं से भी
न तो कुत्ते ही भौंके और न ही कोई शख्स वहां नजर आया। बिना रफ्तार धीमी किए अपने पीछे आत्मसमर्पण के झंडे का सा सफेद गुबार छोड़ती हमारी बस झनाटे के साथ आगे निकल गई। गौरेक इस बीच फिर से सीटों के बीच के गलियारे में आगे बढ़ता हुआ सबको सैंडविच बांटने लगा। साथ ही वह हमारा हौसला भी बढ़ाता जाता कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, मंजिल आई ही समझो। खिड़की के बाहर अब वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों और बदरंग झाड़ियों से ढका पहाड़ी इलाका दिखाई देने लगा। खिड़की के बाहर अब यहाँ वहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों और बदरंग झाड़ियों से ढका पहाड़ी इलाका दिखाई देने लगा। सड़क नीचे की ओर उतरती गई और हम एक सुरंग नुमा खाई के बीच से गुजरने लगे। बारूद लगाने के अर्धवृत्ताकार छंदों से चट्टान की सतह पर आड़ी तिरछी परछाइयां बन रही थी। बस के भीतर गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। तभी सड़क चौड़ी होकर फैल गई और हमने पाया कि हम नदी के कटाव से बनी एक घाटी और घाटी के सिरे पर बसे एक छोटे से गांव के करीब आ पहुंचे हैं। गोरेक ने हाथ से इशारा किया कि यहीं हमें उतरना है। हमने दोबारा अपने कोट पहन लिए। बस धीमी होती हुई सफ़ेद पुती एक साफ सुथरी झोंपड़ी के सामने फैले कच्चे चौक में जा खड़ी हुई। झोंपड़ी की सफ़ेदी इस कदर चमकदार थी कि बस से उतरते हुए वह हमें अपनी आंखों में चुभती हुई सी लगी। एक और सिगरेटें झाड़ते हुए हम बस की छाया में खड़े हो गए। आंखें छोटी करते हुए हमने एक नज़र झोंपड़ी पर डाली और उसके बाद गारेक के लौटने का इंतजार करने लगे, जो बस से उतरने के बाद झोंपड़ी के भीतर गायब हो गया था। गारेक को लौटने में कुछ मिनट लगे। जब वह बाहर आया तो उसके साथ एक और शख्स था जिसे हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये मिस्टर बेला बोंजो है, गौरेक ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। ये मिस्टर बोला बोंजो है। वे अपने घर में कुछ काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप इनसे जो सवाल चाहें पूछ सकते हैं। हम सब काफ़ी बेबाकी के साथ बोंजो की ओर देखने लगे। हमारी तलाशती हुई निगाहों को झेलते हुए उसका सिर कुछ झुक सा गया। उसका बूढ़ा चेहरा राख हो चुका था और गर्दन पर गहरी स्याह रेखाएं थीं। हमने गौर किया कि उसका ऊपरी होंठ कुछ सूजा हुआ था। उसे शायद घर के किसी काम के बीच अचानक हड़बड़ा दिया गया था और अब वह जल्दी जल्दी अपने बालों के बीचों बीच कंघी फिरा चुकने के बाद हमारे सामने प्रस्तुत था। उसकी गर्दन पर बने उस्तरे के ताज़ा निशान बता रहे थे कि उसने जल्दबाजी में किसी खुरदरे ब्लेड के साथ मुकम्मल दाढ़ी बनाई है। ताज़ा सूती कमीज के नीचे उसने किसी और के नाप वाली बेढंगी पतलून पहन रखी थी, जो बमुश्किल उसके घुटनों तक आती थी। पैरों में कच्चे बदरंग चमड़े के नए जूते थे, जैसे रंगरूटों को ट्रेनिंग के दौरान मिलते हैं। हम सबने हेलो कहते हुए बारी बारी उसके साथ हाथ मिलाया। वह सिर हिलाता रहा और फिर उसने हमें घर के भीतर आने का न्योता दिया। पहले आप वाले अंदाज में उसने हमें आगे निकलने को कहा और हम दहलीज को पार करते हुए एक बड़े से कमरे में आ गए, जहां एक बूढ़ी औरत हमारा इंतजार कर रही थी। कमरे की मरियल रोशनी में हमने उसके चेहरे की जगह सिर्फ उसका शॉल दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने हमें अपनी मुट्ठियों के आकार का एक अजीब सा फल खाने को दिया, जिसका गूदा इस कदर सुर्ख लाल था कि हमें लगा हम किसी ताजे जख्म में अपने दांत गड़ा रहे हैं। कमरे से वापस हम उसी कच्चे चौक में निकल आए, जहां अब बहुत से अधनंगे बच्चे हमारी बस के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए थे। बोंजो की ओर गौर से देखती उनकी निगाहों में पैनापन था, हालांकि वे अपनी जगह से हिले डुले बगैर खामोश खड़े थे और उनमें से किसी का भी ध्यान हमारी ओर नहीं था। एक अजीब आत्मतृप्त भाव से उसकी ओर देखते हुए बोंजो मुस्कुरा दिया। तुम्हारे बच्चे हैं? हमारे साथी पोर्टगीजर ने कुछ रुक कर पूछा। इससे पहले सवाल पर खिसे निपोरते हुए बोंजो ने उत्तर दिया, हाँ, एक बेटा है, लेकिन उससे हमारा कोई संबंध नहीं। सरकार का विरोधी होने के साथ ही वह आलसी और निकम्मा भी था। बड़ा आदमी बनने के लालच में उसने आतंकवादियों का साथ दिया, जो इन दिनों हर जगह गड़बड़ी फैला रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो चीज़ों को बेहतर ढंग से चला सकते हैं और इसलिए वे सरकार से लड़ रहे हैं।
उसकी आवाज़ में गहरा आत्मविश्वास और एक सहज विश्वसनीयता थी। जब वह बोल रहा था तो मैंने गौर किया कि उसके सामने के दांत नहीं हैं। हो सकता है कि चीज़ों को बेहतर ढंग से चला सकने का उनका दावा सचमुच सही हो, पॉर्टगीजर ने कहा। इस पर गारेक विनोद भाव से मुस्कुराया, लेकिन बोंजो ने कहा, हर हालात में सरकार का बोझ, चाहे वह हल्का हो या भारी, हम जनता के लोगों को ही उठाना होता है। यह सरकार जैसी भी हो हमारी पहचानी हुई है, लेकिन उधर के लोगों के पास तो सिर्फ वादे हैं। बच्चों ने अर्थपूर्ण ढंग से एक दूसरे की ओर देखा। लेकिन उनका सबसे बड़ा वादा तो आज़ादी दिलाने का है, मेरा दोस्त ब्लिगुथ बोला। आज़ादी को लेकर आप क्या चाटिएगा? बोंजो ने मुस्कुराकर कहा। आज़ादी को लेकर आप क्या चाटिएगा? ऐसी आज़ादी किस काम की जिससे पूरा देश गरीबी की चपेट में आ जाए? इस सरकार के बूते पर हमारे विदेशी निर्यात कायम है। इसने सड़कें, अस्पताल और स्कूल बनाए हैं। ऊसर जमीन पर खेती की शुरुआत की है और आगे भी खेती पर इसका खास जोर होगा। और इसने हमें वोट डालने का अधिकार भी दिया है। बच्चों में एक लहर सी दौड़ गई और वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर 2 कदम आगे आ गए। बोंजो ने अपनी गर्दन झुकाई और वह दोबारा उसी अजीब से आत्मतृप्त भाव से मुस्कुराया। फिर सिर उठाकर उसने गारेक की ओर देखा, जो हमारे पीछे कुछ फासले पर चुपचाप खड़ा था। सच कहा जाए तो बोंजो खुद ब खुद बोलता चला गया, सच कहा जाए तो आज़ादी के लिए एक खास तरह की तैयारी और परिपक्वता की ज़रूरत होती है। आज अगर आज़ादी मिल भी जाए तो हमें समझ में नहीं आएगा कि उसका क्या करें। आम जनता के बारे में भी वही परिपक्वता वाली बात सही लगती है। हम सभी बालिग उम्र तक नहीं पहुँचे हैं और मैं इस सरकार की दाद देता हूँ कि उसने हमें वर्तमान नाबालिग हालत में हमें अपने खुद के हाल पर नहीं छोड़ रखा है। बल्कि सच कहूँ तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस सरकार का। गारेक मुड़कर बस की ओर चला गया। बोंजो बहुत सावधानी से उसकी ओर देखता रहा, जब तक कि बस का भारी दरवाज़ा बंद नहीं हो गया और हम मिट्टी से लिपे गए उस चौक में अकेले नहीं रह गए। इस अकेलेपन के प्रति आश्वस्त होते ही रेडियो रिपोर्टर फीके जल्दी से बोंजो की ओर मुड़ा और इसने तेजी से सवाल किया, अब असली माजरा बताओ जल्दी, अब हम अकेले हैं। बोंजो ने थूक निगली और फिर फीके की ओर कुछ नाराजगी भरे आश्चर्य से देखते हुए वह धीरे से बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं समझा नहीं आपका जो सवाल। अब हम साफ साफ बात कर सकते हैं, फीके ने हड़बड़ाते हुए कहा। साफ साफ बात कर सकते हैं? बोंजो ने काफ़ी सावधानी के साथ सवाल को दोहराया और फिर उसके चेहरे पर हंसी फैल गई। उसके सामने के दांतों के बीच की खाली जगह अब बखूबी देखी जा सकती थी। मैं आपसे साफ साफ ही कह रहा था, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों इस सरकार के समर्थक हैं। हमने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि आजकल किस सरकार के प्रति आभार जताने लायक कुछ भी हासिल करना कितना मुश्किल होता है। मैं ही नहीं, मेरे पड़ोसी और सामने खड़े वे सारे बच्चे और इस गांव का एक एक आदमी, हम सब इस सरकार के आभारी हैं। आप जाकर किसी भी घर का दरवाज़ा खटखटा लें, आपको पता चल जाएगा कि सब लोग इस सरकार के कितने आभारी हैं। इस पर दुबला पतला नौजवान पत्रकार गम अचानक आगे बढ़ गया और उसने फुसफुसाहट भरे स्वर में बोंजो से सवाल किया, मुझे जानकार सूत्रों से पता चला है कि तुम्हारा बेटा पकड़ लिया गया है और शहर में उसे टॉर्चर किया जा रहा है। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? बोंजो ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पलकों पर धूल की मटमैली सफ़ेदी थी। फिर अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए उसने जवाब दिया, जब वह मेरा बेटा है ही नहीं तो उसे टॉर्चर कैसे किया जा सकता है? मैं आपसे फिर कहता हूं कि हम इस सरकार का समर्थन करते हैं और मैं इनका दोस्त हूं। उसने एक मुड़ी तुड़ी हाथ से बनाई बीड़ी सुलगा ली और तेजी से उसके कश खींचते हुए बस के दरवाजे की ओर देखने लगा, जो अब तक खुल चुका था। गारेक बस से उतरकर हमारी ओर आया। उसने पूछा कि सब कैसा चल रहा है। बोंजो पहले अपनी एड़ियां और फिर पंजों पर जोर देते हुए आगे पीछे झूलने लगा।
गारेक की वापसी के बाद से वह उसे काफ़ी राहत महसूस होने लगी थी और वह बेहद प्रसन्न भाव से हमारे सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर देता रहा। बीच बीच में वह अपने दांतों की खाली जगह से बीड़ी का धुआं छोड़कर निश्वास लेता। कंधे पर एक बड़ी सी हंसिया लिए हुए एक आदमी हमारे करीब से गुजर रहा था। बोंजो ने हाथ के इशारे से उसे उधर आने को कहा। पैर पटकता हुआ वह आदमी पास आया तो बोंजो ने उससे वे सारे सवाल किए जो हमने उससे पूछे थे। कुछ नाराजगी से उस आदमी ने अपना सिर हिलाया। जी हाँ, जी नहीं, वह जी जान से इस सरकार का समर्थन करता है। सरकार के प्रति उसकी वफादारी के पूरे बयान को बोंजो काफ़ी विजय भाव से सुनता रहा। फिर दोनों आदमियों ने हमारे सामने अपने हाथ मिलाए, गोया कि सरकार के साथ अपने साझे रिश्ते पर वे विश्वसनीयता की मुहर लगा रहे हों। अलविदा कहते हुए हम सब भी बारी बारी से बोंजो से हाथ मिलाने लगे। मेरा नंबर आखिरी था। जब मैंने उसके सख्त खुरदरे हाथ को अपनी उंगलियों से दबाया तो अचानक हथेली पर कागज की एक गोली का दबाव महसूस किया। फुर्ती से उंगलियां मोड़ते हुए मैंने उसे वापस खींचा और जब हम बस की ओर मुड़े तो मैंने चुपचाप उस गोली को जेब में डाल लिया। बीड़ी के सुट्टे लगाता हुआ बेला बेंजो उसी तरह वहां चौक में खड़ा था। जब बस चलने को हुई तो उसने अपनी पत्नी को भी बाहर बुला लिया और वे दोनों इस हंसिया वाले आदमी और उन बच्चों के साथ खड़े पहाड़ी की पथरीली चढ़ाई पर घूमती बस की ओर अविचलित भाव से देखते रहे। हम उसी रास्ते से वापस लौटने की जगह और आगे चलते गए जब तक कि हमारा रास्ता एक रेलवे लाइन के समानांतर चलती बजरी और रेत की एक सड़क से नहीं मिल गया। इस पूरी यात्रा के दौरान मेरा हाथ अपनी कोट की जेब में घुसा हुआ था और मेरी उंगलियों के बीच भी कागज की वह गोली जो इतनी सख्त थी कि उसे नाखून से दबाना तक असंभव था। कागज को कोट की जेब से बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि गारेक की उदास आंखें रियर व्यू के शीशे से होती हुई बार बार हम पर आकर ठहर जाती थी। उस मुर्दा जमीन पर एक अजीबोगरीब छाया हमारे सिर के ऊपर से उस मुर्दा जमीन पर एक अजीबोगरीब छाया हमारे सिर के ऊपर से गुजरी और इसके साथ ही पंखों के घूमने की आवाज़ के बीच हमें रेलवे लाइन के ऊपर एक हवाई जहाज बहुत नीचे शहर की दिशा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। क्षितिज तक पहुंचने के बाद हवाई जहाज घूमा और दोबारा झन्नाटे के साथ हमारे सिर के ऊपर से गुजरा। फिर उसके बाद देर तक वह हमारे साथ ही बना रहा। कागज की उस गोली को अपने हाथ में दबाते हुए मुझे बेला बोंजो का ख्याल आया और मुझे अपनी हथेली पर एक नमी सी महसूस हुई। रेलवे लाइन के दूसरे सिरे पर कोई चीज़ हमारे पास आती दिखाई दे रही थी। जब हम एकदम करीब आ गई तो हमने देखा कि वह एक रेलवे हाथ गाड़ी थी जिस पर बहुत सारे नौजवान सिपाही बैठे थे, जिन्होंने हवा में मशीन गनें हिलाते हुए हमारा स्वागत किया। मैंने सावधानी से कागज की उस गोली को कोट से निकालकर अपनी चोर जेब में डाला और ऊपर से बटन बंद कर लिया। इसके साथ ही मुझे दोबारा सरकार के दोस्त बेला बोंजो का चेहरा याद हो आया। अपनी आंखों के सामने मैंने कच्चे चमड़े से बने उसके मटमैले जूतों, उसके चेहरे की स्वप्निल मुस्कुराहट और बोलते समय नजर आती उसके दांतों के बीच की खाली जगह को देखा। हम में से किसी को भी शक नहीं था कि बोंजो के रूप में सरकार को एक सच्चा समर्थक मिल गया था। समुद्र के किनारे से होते हुए हम वापस शहर लौट आए। पथरीले किनारे पर सिर पटकती लहरों के लंबे निश्वास हवा के झोंकों पर सवार होकर लगातार हम तक पहुंचते रहे। ओपेरा हाउस पर हम सब बस से उतरे तो गारेक ने शिष्टतापूर्वक हमसे विदा ली। मैं होटल तक अकेला लौटा। लिफ्ट से अपने कमरे तक गया और दरवाज़ा बंद करने के बाद बाथरूम से मैंने सरकार के उस समर्थक द्वारा खुफिया तौर पर थमाई गई कागज की उस गोली को सावधानी से खोला, लेकिन पूरा कागज खाली था। उस पर न कोई शब्द लिखा था और न ही वहाँ कोई चिन्ह बना था। और तब मैंने देखा कि उसी कागज में लिपटा हुआ था कत्थई रंग का एक टूटा हुआ दांत, जिस पर बने तंबाकू के दाग को देखते हुए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह दांत किसका हो सकता है। थैंक यू सो मच।